15 अगस्त 1947 पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस रात जो भारत आज़ाद हुआ उसका मैप आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। मैप पर जिसे आज हम एक अखंड देश मानते हैं वो असल में 565 स्वतंत्र रियासतों का एक बिखरा हुआ कोलार्ज था। ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते एक ऐसी खतरनाक चाल चली थी जिसने भारत को बाल्कनाइजेशन यानी सैकड़ों टुकड़ों में बांटने की पूरी तैयारी कर दी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इन रियासतों को चॉइस दी गई कि वे चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पूरी तरह अपने आप को आज़ाद घोषित कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये रियासतें आज़ाद हो जाती तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए आपको दर्जनों पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती। भारत के बीचों बीच सैकड़ों छोटे छोटे देश बन गए होते। लेकिन इस इम्पॉसिबल मैप को आज का मॉडर्न इंडिया किसने बनाया? यह कहानी है उन दो हीरोज़ की जिन्होंने कूटनीति, साहस और ज़रूरत पड़ने पर सेना के दम पर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। सरदार पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा गया, उनके पास राजनीतिक संकल्प था और उनके साथ खड़े थे वीपी मेनन, एक ऐसे अदम्य सिविल सर्वेंट जो कभी कोलार के सोने की खदानों में कूली का काम किया करते थे और अपनी काबिलियत के दम पर वायसरॉय के सबसे बड़े सलाहकार बने। इन दोनों ने मिलकर एक रणनीति तैयार की जिसे कहा गया कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी गाजर और लाठी की पॉलिसी। रियासतों को मनाने का सफर आसान नहीं था। इसमें पहला बड़ा ड्रामा शुरू हुआ जोधपुर में। जोधपुर के युवा और बेबाक महाराजा हनवंत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तरफ खींचने के लिए कोरे कागज पर अपनी शर्तें लिखने का ऑफर दिया। कराची पोर्ट का एक्सेस, ड्यूटी फ्री हथियारों का इंपोर्ट और पूरी ऑटोनॉमी जैसे लालच भी दिए। जब वीपी मेनन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत महाराजा को दिल्ली में माउंटबेटन के पास लाकर खड़ा किया। भारी दबाव में महाराजा ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन कमरे के बाहर गया, महाराजा हनवंत सिंह ने अपनी जेब से एक 22 कैलिबर पिस्तौल निकाली जो दिखने में एक साधारण फाउंटेन पेन जैसी थी और उसे वीपी मेनन के सिर पर तान दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। मेनन ने महाराजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके दस्तखत हो चुके हैं और इस पिस्तौल से आप इतिहास नहीं बदल सकते। महाराजा ने हार मानकर पिस्तौल जेब में रख ली और जोधपुर का भारत में विलय हो गया। लेकिन असली सिरदर्द अभी बाकी था। गुजरात की काठियावाड़ में एक रियासत थी, जूनागढ़। यहाँ की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासक नवाब महाबत खान एक कट्टर मुसलमान थे। नवाब की एक अजीब सनक थी, उन्हें कुत्तों से बेइंतहा प्यार था। उन्होंने अपने 2000 कुत्तों के लिए बिजली और टेलीफोन से लैस खास घर बनवाए थे और एक बार तो उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्ते की शादी में राज्य के खजाने से लाखों रुपए उड़ाकर 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी थी। 15 अगस्त 1947 को इस नवाब ने अचानक से जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया। जिन्ना ने भी इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, यह तर्क देकर कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते कराची से जुड़ सकता है। लेकिन सरदार पटेल इस बगावत को सहन नहीं करने वाले थे। उन्होंने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी कर दी और इसी बीच महात्मा गांधी के भतीजे सालम दास गांधी ने आरजी हुकूमत यानी एक समानांतर सरकार बनाकर जूनागढ़ के गांवों को आज़ाद कराना शुरू कर दिया। डर के मारे नवाब अपने परिवार और दर्जनों पसंदीदा कुत्ते को लेकर रातों रात कराची भाग गए। जब जूनागढ़ का प्रशासन पूरी तरह बिखर गया तो उनके दीवान शाह नवाज भुट्टो ने भारत सरकार को मदद के लिए बुलाया। 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने जूनागढ़ का कंट्रोल लिया और बाद में हुए एक जनमत संग्रह में वहां की 99.95% पॉपुलेशन भारत के विलय के पक्ष में वोट किया। लेकिन उत्तर में एक और सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जम्मू और कश्मीर की। यहाँ के महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वे कश्मीर को पूरी तरह स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक्ड हजारों कबीलाई लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब हमलावर श्रीनगर के बिल्कुल पास पहुंच गए और भारी तबाही मचाने लगे तो महाराज हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने तुरंत भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, जब तक आप विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक भारतीय सेना कानूनी रूप से कश्मीर में कदम नहीं रख सकती। 26 अक्टूबर 1947 को वीपी मेनन खुद जम्मू पहुंचे
और महाराजा के दस्तखत हासिल किए और अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के जाबाज श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरे और उतरते ही दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण में एक ऐसा ही भयंकर तूफान उठ रहा था। ये था त्रावणकोर। इस समृद्ध राज्य के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उनकी इस हिम्मत के पीछे था त्रावणकोर के समुद्र किनारों पर मिलने वाला थोरियम, एक ऐसा रेडियो एक्टिव मिनरल जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत कीमती था। सीपी रामास्वामी अय्यर ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ गुप्त रूप से थोरियम के बदले आज़ादी की मान्यता की डील शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रीटी का ऑफर दिया था। लेकिन त्रावणकोर की जनता भारत के साथ जुड़ना चाहती थी। जनता का गुस्सा तब फूट पड़ा जब 1947 में एक सोशल एक्टिविस्ट ने सर सीपी रामास्वामी अय्यर पर जानलेवा हमला कर दिया था। बुरी तरह घायल होने के बाद दीवान ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और त्रावणकोर छोड़ दिया। महाराजा समझ गए कि वे जनता के गुस्से के सामने टिक नहीं सकते और आखिरकार त्रावणकोर ने भी भारत में विलय के पत्र पर साइन कर दिया। ठीक ऐसा ही ड्रामा भोपाल में चल रहा था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे और जिन्ना के करीबी दोस्त थे। उन्होंने कोशिश की कि भारत के बीचों बीच एक थर्ड इंडिया नाम का स्वतंत्र राज्यों का ब्लॉक खड़ा किया जाए। लेकिन जब भारत के चारों तरफ से उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो सरदार पटेल ने कड़ा रुख अपनाया, तो आखिरकार उन्हें भी हार माननी पड़ी और भोपाल का भारत में विलय हुआ। लेकिन भारत के दिल में बसा सबसे बड़ा खतरा अभी टला नहीं था। वह खतरा था हैदराबाद का। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक थे। इतने अमीर होने के बाद भी वे बहुत कंजूस थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वह सालों तक एक ही पुरानी तुर्की टोपी पहनते थे और अक्सर बेहद साधारण और रफू किए हुए कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि वे इतने कंजूस थे कि करोड़ों की कीमत वाले 185 कैरेट के जैकब डायमंड को एक साधारण पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें नया पेपरवेट ना खरीदना पड़े। निजाम अपनी 85% हिंदू आबादी वाले इस विशाल राज्य को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। निजाम ने भारत के साथ 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत हैदराबाद के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन से जुड़ी सारी कंट्रोल्स भारत के पास आ गए थे और सिकंदराबाद यानी हैदराबाद की छावनी में तैनात भारतीय सेना को वहां से हटा लिया जाना था। लेकिन पर्दे के पीछे निजाम ने पाकिस्तान को गुप्त रूप से 20 मिलियन पाउंड ट्रांसफर किए और पुर्तगालियों से गोवा खरीदने की कोशिश की ताकि उन्हें समुद्र का रास्ता मिल सके। इससे भी बुरा यह हुआ कि निजाम के इशारों पर कासिम रिजवी के कंट्रोल में एक हिंसक अर्धसैनिक बल खड़ा हुआ, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकारों ने पूरे हैदराबाद में आतंक मचा दिया। जो कोई भी भारत में विलय की बात करता उसे बेरहमी से मार दिया जाता। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सरदार पटेल ने कड़ा रुख अपनाया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। केवल 5 दिनों के भीतर भारतीय सेना की ताकत के सामने निजाम की फौज और रजाकारों ने घुटने टेक दिए। 18 सितंबर को हैदराबाद के सैन्य कमांडर मेजर जनरल अल अदरूस ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। 1947 में जिस देश के बिखर जाने की भविष्यवाणी दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने की थी, वह आज दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और रियासतों को समेट कर बना यह अखंड भारत सरदार पटेल और वीपी मेनन के उस अटूट विजन का प्रमाण है, जिसने सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक महान राष्ट्र का निर्माण किया।